कशिश न्यूज के इस स्पेशल बुलेटिन ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको गांव से लेकर शहरों तक की खबरों से रूबरू करवाते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से खबरों की पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। इस बुलेटिन में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक खबरों की पीछे की सच्चाई पहुंचाएंगे और साथ ही और अहम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए इस स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सूबे बिहार के स्वास्थ्य सेवा का हाल। जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पे हम अभी पहुंचे हैं। स्वास्थ्य उपकेंद्र मझरिया, यहाँ पर एक आप देख सकते हैं बोर्ड पे स्थिति क्या है। मालती कुमारी नामक एक एएनएम की पोस्टिंग है। चिकित्सा पदाधिकारी का नाम नदारत है। स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध सुविधाएं 1 से 7 तक हैं, जिसमें गर्भवती महिलाओं को पूर्व जांच, आयरन की गोलियां, बच्चों को संपूर्ण टीकाकरण, पोषण दिवस, जीवन रक्षक दवाइयों की उपलब्धता, किशोरी बालिका हेतु आयरन की टेबलेट या गोलियों की व्यवस्था समेत अन्य नामित तो किया गया है। लेकिन एक वानगी सच आपको दिखाना चाहेंगे इस ताले का। ये ताला कभी खुलता है या ताले कभी खुले हैं, इसका सच यहाँ के ग्रामीण ही बता पाएंगे। और इस हॉस्पिटल के कैंपस की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं बालू का ढेर, साथ ही साथ अलग अलग तरह के यहाँ पर जो एसेट्स हैं या जो ग्रामीण अब इसको अपना सुविधा अनुरूप सामानों के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ हैं यहाँ पर कुछ ग्रामीण, और ग्रामीण को आप देख सकते हैं कि ग्रामीण यहाँ पर जो पहुंचे हुए हैं किस तरह का दर्द बयां कर रहे हैं। जी, क्या लग रहा है आपको? स्वास्थ्य सेवा का स्वास्थ्य सेवा तो यहाँ एकदम बदहाल है। स्वास्थ्य सेवा क्या है? स्वास्थ्य सेवा कुछ नहीं है। और यहाँ पर तो उग्रवादियों द्वारा, दबंगों द्वारा बालू रखा गया है, हरेठा रखा गया है, पेड़ लगाया गया है। क्या है? स्वास्थ्य सेवा कुछ नहीं है। अगर इस हॉस्पिटल के इतिहास की हम लोग बात करें तो किस तरह का इतिहास रहा है इस हॉस्पिटल का? कब से स्थापना हुई है? ये स्थापना ये बहुत पहले है। मैंने 25 साल? हाँ, 25 साल से ऊपर हुआ। 25 साल से पहले से ये? हाँ, पहले तो से। इसका अपना कैंपस है या जमीन? किस तरह का ये जमीन है? जमीन तो ये मतलब मठिया का था। मठिया के महंत जी ने हॉस्पिटल के नाम पर दान दिया। लोगों को इलाज होता है? लोगों का इलाज नहीं होता है। लोगों का इलाज कहाँ होता है? कुछ नहीं होता है। और जी, और भी ग्रामीण है, उन लोगों से पूछ लिया जाए। जी, क्या लग रहा है? ये लगने से क्या लगे, भविष्य अंधकारमय ही दिख रहा है। हम लोग जब बच्चे थे तो बिल्डिंग बन रही थी, और जब हम लोग 30-40 साल उम्र पार हो गया हम लोगों का, और हमारे आने वाला पीढ़ी भी लगता है कि यही देखेगा। और ना कभी ये इसका ताला खुलेगा, न यहाँ का व्यवस्था सुधरेगी। व्यवस्था सुधरेगी, बड़ा दर्द है लोगों में। हमारे साथ एक हैं यहाँ स्थानीय ग्रामीण। पूरा इतिहास, भूगोल इस हॉस्पिटल का, कितना लोगों को सुविधा मिलती है जानते हैं? देखिए, हॉस्पिटल के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं तो जीरो हैं। कुछ दिनों से या कुछ महीनों से कहिए तो कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए टीमें यहाँ आती हैं, यही सच है। और जो टीकाकरण के लिए बच्चों के लिए जो एएनएम आती हैं, कभी सप्ताह में 2 बार जैसे नियमित रूप से हो सकता है आती है, नहीं भी आती। लेकिन मेन जो मुद्दा है, ग्रामीणों के लिए सर्दी बुखार जुखाम भी हो तो अगर आप सदर अस्पताल जाते हैं तो दिन भर की आपकी मजदूरी, दिन भर का समय और जाने आने की जो दिक्कतें हैं, तो ये समझिए आप कि इतनी बड़ी व्यवस्था सरकार के माध्यम से लाखों रुपए खर्च करके बनाई गई है कि जहां पर ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जाए। आज तक लगभग 30 से 40 साल, जैसे चाचा जी कह रहे थे, कि इतना समय काल बीतने के बाद भी अगर सही से सर्दी बुखार जुखाम की भी दवा, सर दर्द की भी नहीं मिलती है। टेस्ट हुआ? कोरोना की टेस्टिंग यहाँ नहीं हुई है। कितने लोगों की आपके पंचायत में अब तक जांच हुई है? देखिए, जो हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया था उसके बाद मरने जब लगे थे लोग, उसके बाद जिला प्रशासन को जब हम लोगों ने इन्फॉर्म किया तब जाके टीमें आनी शुरू हुई। कितने और उसमें लोगों की मौत हुई है? उसमें अब तक जो मृत्यु हो गई है हमारे यहाँ पंचायत में 17 लोगों की मृत्यु हुई है। सरकारी आंकड़े में दर्ज है। अब सरकारी आंकड़े में दर्ज है या नहीं है वो तो उस पर तो हाई कोर्ट के माध्यम से विवाद चल रहा है। मैं उसमें ज्यादा क्या कहूँ आपसे। आप बहुत भली भांति जानते हैं
कि आंकड़े किस प्रकार से छुपाए गए हों, चाहे गंगा घाट के किनारे के हो या फिर यहाँ के। क्या स्थिति है, किस तरह का दर्द है आम ग्रामीणों में स्वास्थ्य सेवा को लेकर के। एक बानगी सच, बक्सर जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर खुटहा पंचायत के स्वास्थ्य केंद्र का हाल अभी आपने देखा सुना। अब आप स्वयं निर्णय करें कि बिहार में किस तरह की स्वास्थ्य सेवा बहाल है। बबलू उपाध्याय, कशिश न्यूज, बक्सर। बिहार के राजनीति में भूचाल के बाद लोजपा में टूट की खबर जोरों पर चल रही है। जिस तरह से बिहार में विधानसभा चुनाव में लोजपा का योगदान था कि जदयू को हराना है, यह संकेत पूरे बिहार के युवाओं में भी था। भाजपा और राजद कि ये दोनों में कहीं न कहीं अपना योगदान देने में लगे थे, लेकिन वर्तमान में जब टूट हुई है तो इसका एक ही बातें चर्चाएं भी हो रही कि 2-4 दिन पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी राजद के तेज प्रताप यादव से मिले थे, उसके बाद लोजपा में भी टूट हो गई है। लेकिन चर्चाएं जोरों पर है कि शायद ये जदयू की ओर मुख मोड़ सकते हैं, जदयू में शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबरें निकल के आ रही है। लेकिन बोधगया के जो वर्तमान विधायक हैं कुमार सर्वजीत, हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इसका किस तरह से लाभ राजद को मिलेगा और बिहार के राजनीति में किस तरह से दलितों को योगदान होगा और दलितों का किस प्रकार भागीदारी होगी। सर, ये पूरा जो खबर हम लोग देख रहे हैं, चिराग जी को कहीं न कहीं दरकिनार किया जा रहा है, क्या इसमें अब तक सामने आ रहा है? देखिए, रामविलास पासवान जी देश के नेता थे और लगातार हम लोग उनसे आग्रह किया करते थे कि आपको इस देश के दलितों ने अपनी सुरक्षा के लिए एक नेता के रूप में माना है और आप रास्ता जो है भटक रहे हैं। अब बेचारे नहीं हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। रामविलास जी के देहांत के बाद जो उसके घर में जिस तरह से व्यवहार उत्पन्न हुआ था, भूचाल आया था, और चिराग पासवान का इतिहास हमेशा से रहा है तानाशाही रवैया, और आज टूट हुई है। मुझे पहले से यह पता था कि लोजपा में बड़े पैमाने पे टूट होगी। लोजपा में जो है जी, तो लोजपा में टूट की आशंका मुझे पहले से पता था। मेरा व्यक्तिगत संबंध है पारस जी से। घुटन महसूस कर रहे थे लोजपा के सभी सांसद, पशुपति कुमार पारस। तानाशाही रवैया को लेकर के पारस जी का जो निर्णय है यह स्वागत योग्य है। साथ साथ मेरा यह आग्रह रहेगा कि जिस तरह से देश में वह पार्टी कलंकित हुई है, दलित विरोधी, गरीब विरोधी दल में जिस तरह से उन्होंने गठबंधन को साथ दिया है, समय रहते लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बने हैं। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि विधान लोकसभा के स्पीकर और जो इलेक्शन कमीशन सबको इन्होंने पत्र जो है दिया है। तो टूट अगर हुई है, भारत सरकार में मंत्री बनना है तो यह आपका निर्णय है। गरीब और दलितों के प्रति आपको काम करना है तो हमारे साथ आना चाहिए। और ये राजनीति है, राजनीति कभी अपने फायदे के लिए नहीं होता है, सेवा की भावना से लोगों को करो। जिस तरह से नीतीश जी का लगातार भाजपा और नीतीश जी गठबंधन जो लगातार दलित से महादलित, रिजर्वेशन पे हमला, रिजर्वेशन को समाप्ति का प्रयास, तरह तरह की जो है चाल चली जा रही है, और दलित जो है उसी निगाह से देखता था उनके परिवार को। हम तो लालू यादव को दूसरा अंबेडकर का रूप मानते हैं, जिन्होंने गरीबों को चलना सिखाया। लोजपा में जो टूट हम लोग जो देख रहे हैं, जो लोजपा की जो खबरें आई है, आपका या आपके पिताजी से भी लोजपा का अच्छा संबंध रहा, दलितों के एक नेता के रूप में जाने जाते थे रामविलास पासवान। अब उन नेता को क्या हो गया, उस परिवार में क्या हो गया, अंधेरा? देखिए, मेरे पिताजी तो बहुत कम समय के लिए साथ में थे, मैं था, और जो मैं व्यवहार जो हमने देखा तो मुझे लगता है कि किसी एंगल से मुझे नहीं लगता था कि इतने बड़े लीडर का यह बेटा हो सकते हैं। तानाशाही रवैया, अपने चचा को नहीं पहचानना, अपने भाई को नहीं पहचानना, तो तानाशाह कब तक चलेगा? चौकी नहीं, ये कोई पशुओं का तबेला नहीं या जिरावन रखने की जगह नहीं। जी हाँ, ये है स्वास्थ्य केंद्र,
जो बराड़ी विधानसभा के अंदर आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बराड़ी विधानसभा के 3 और 4 स्वास्थ्य केंद्रों का, जिनका हाल अभी बहुत ही बुरा है। कोरोना काल में जो स्वास्थ्य सुविधा बेहतर देने के लिए सरकार स्वास्थ्य केंद्र का और उप स्वास्थ्य केंद्र को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने का दावा तो कर रही है, लेकिन इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है वो आज आप इस पूरी कहानी को जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जी हाँ, ये है समेली और चांदपुर, दीरा चांदपुर और कुरसेला प्रखंड का स्वास्थ्य केंद्र। कहीं पे तो पशुओं को बांधा गया है, कहीं जलावन रखने की जगह है, तो कहीं भूत बंगला बन चुका है। लगभग 1 दशक पहले बने सभी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, कहीं की स्थिति पूरा भूत बंगला बना हुआ है, तो कहीं का भवन चकाचक है, लेकिन ना तो उसमें डॉक्टर आते हैं ना मरीज आते हैं। ये लगभग जो है 10 साल पहले बना था और ये सलेमपुर ग्राम में पड़ता है और ये पूरा समेली प्रखंड और खैरा पंचायत के एक ही एकलौता ऐसा है जो ये मतलब जो है ना यहाँ पे चालू है। कभी खुला था क्या? नहीं, ये बंद है अभी। मतलब कब जब ये बन के तैयार हुआ था क्या खुला था उस समय? नहीं, 4-5 दिन के लिए खुला था और टेबलेट उबलेट बांटा था, फिर उसके बाद जो बंद है और अभी तक ही बंद है। इसमें तो सामान वगैरह भी लगाया गया होगा? हाँ, सामान वगैरह सब लगा था, लेकिन अभी मेरे ख्याल से एक भी सामान नहीं है और ना ही इसका सुरक्षा किसी के हाथ में है, ना ही शासन के हाथ में है, ना ही प्रशासन के हाथ में किसी के। बस ये खुलेआम लवारिस के अवस्था में ये चल रहा है। जंगल से घिरा हुआ है। ये सामान सब गया कहाँ? ये तो चोरी हो गया होगा और ये प्रशासन का जिम्मेदारी है, कैसे चोरी हुआ, कहाँ से। कभी देखने नहीं आए? नहीं, कोई कुछ नहीं। अभी जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति, उस स्थिति को मुआयना किया जाए। आप लोग देख सकते हैं कि हॉस्पिटल है, सुंदर भवन भी बन चुका है, आपके सामने में है, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है महिला के लिए, प्रसव के लिए। जैसे हम लोग को दूर पड़ता है जाने के लिए, समेली हो, कुरसेला हो, कोई साधन नहीं हो रात में, तो इस सब के लिए जो कठिनाई है, वो जो सुविधा होनी चाहिए वो सुविधा आप लोग देख रहे हैं हॉस्पिटल में कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ डुमरिया का नहीं, चांदपुर में देख लीजिए वही हाल है, दीरा चांदपुर, उसके बाद में सलेमपुर जो है वहाँ का वही हाल है, डुमर पंचायत का वही हाल है। तो कहाँ कहाँ के हम लोग तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम लोग लिखित दिए हैं, अपने लेटर पैड पर लिखित दिए हैं, सीए साहब को शिकायत किए हैं। हम लोग जहाँ तक अपना मेहनत हो चल बन सका है, 10 साल से यहाँ पर जिला पार्षद हैं लगातार, लेकिन सभी जगह शिकायत किए हैं, लेकिन अब तक में कोई सुधार नहीं हुआ है। ऐसा व्यवस्था है सरकार कह रही है कि पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर है, इलाज हो रहा है लोगों का। देखिए, सरकार जो बोल रही है और जो आप लोग यहाँ वर्तमान में देख रहे हैं, तो मिला सकते हैं इसमें क्या फर्क है, क्या अंतर है। बोलने से और करने में बहुत फर्क है। क्या लगता है कागज पर चल रहा है अस्पताल? पूरा कागज पर चल रहा है, जमीनी कुछ है ये नहीं है, न दवा का व्यवस्था है, न यहाँ कोई डॉक्टर है, न कोई कुछ है। आप लोग देख सकते हैं। कौन दोषी है इसका दोषी हम किसको? इस व्यवस्था का दोषी है, यहाँ की जो राज्य का जो सरकार है वो दोषी है। क्या मांग क्या करते हैं? मांग करते हैं हम लोग यहाँ व्यवस्था दे, यहाँ डॉक्टर दे, यहाँ दवाई उपलब्ध हो, जो कि रात में हम लोग को डिलीवरी पेशेंट का कोई साधन नहीं हो सकता है तो हम लोग यहाँ पर भी आ सकते हैं। ये सब साधन होने चाहिए। ऐसे में कोरोना काल में जो सरकार दावा कर रही है बेहतर स्वास्थ्य चिकित्सा उपलब्ध कराने की, उसकी ज़मीनी हकीकत देखकर पता चल पाता है। और सबसे बड़ी बात की हम बराड़ी विधानसभा के जो इन 4 उप स्वास्थ्य केंद्रों की बात कर रहे हैं, इस बराड़ी विधानसभा से जो विधायक हैं वो जदयू के विजय सिंह हैं। तो ऐसे में जब जदयू के विधायक, जो बराड़ी विधानसभा के विधायक, उनसे जब इस बाबत सवाल पूछा गया तो उन्होंने गोल मटोल जवाब देते हुए कहा कि सिविल सर्जन से उन्होंने बात की है, जल्द ही इन स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर उपलब्ध कराए जाएंगे। कि खैरा है, चांदपुर है या मोहना चांदपुर बराड़ी में है, तो ये जितने जगह पीएससी बने हुए थे, हमने बहुत बार सीएस से आग्रह भी किया है कि उसमें डॉक्टर, उसमें नर्स की व्यवस्था की जाए ताकि ग्रामीणों का इलाज वहीं पर हो सके। ऐसे समेली प्रखंड में राज्य सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा वहाँ सीएससी का भी निर्माण कराया गया है। बहुत सब बिल्डिंग सभी जगह, सभी प्रखंडों में कराया गया और समेली में भी है। वहाँ पे भी अभी पुनः राज्य सरकार ने निविदा के माध्यम से डॉक्टर का बहाली की है, वहाँ पुनः एक डॉक्टर का भी बहाली हुआ है। तो लेकिन पीएससी के जो स्थिति आपने बताया, तो निश्चित आपके सामने ही अभी हमने सीएस से बात की है। सीएस ने एक नंबर दिया जो कि बराड़ी समेली को देखता है। तो निश्चित इस पर यदि किसी तरह की कोई गलती हो रही है या इसमें डॉक्टर या नर्स के अभाव होगा तो हमें सीएस से मांग करते हैं या जिला पदाधिकारी से कि तुरंत उसमें डॉक्टर और नर्स की बहाली हो। तबेला बना हुआ है, गोबर रखा जा रहा है। हाँ, निश्चित ये तो आपने दिखाया ही है।
तो ये सारी बात हम जिला प्रशासन से अवगत कराएंगे इससे। लेकिन जिस तरह से वो राज्य सरकार में जदयू के विधायक हैं, ऐसे में उनके विधानसभा क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्र का ये हाल होना कहीं ना कहीं ये बेरुखी दर्शाता है कि सरकार भी उतनी संवेदनशील नहीं है स्वास्थ्य केंद्र को चलाने के लिए। भवन तो चकाचक बना दिए जाते हैं, लेकिन ना तो वहाँ डॉक्टर आते हैं, ना मरीज आते हैं। ऐसे में कोरोना काल में बेहतर स्वास्थ्य चिकित्सा देने का जो बात है वो बेईमानी साबित होती है। वहीं जिला पार्षद का कहना है कि एक बड़ी आबादी जो है स्वास्थ्य केंद्र पर निर्भर करती है। वैसे महिलाओं को प्रसव के लिए स्वास्थ्य केंद्र पर डिपेंड रहना पड़ता है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र में ये सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें दूसरे जगह जाना पड़ता है। तो कशिश न्यूज़ इस खबर को प्रमुखता से दिखाया पहले भी दिखाते आ रहे हैं हम लोग। कई स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्रों का हमने तस्वीर दिखाई है, और जो भी खामियां रही सिस्टम से हमने सवाल पूछा। तो निश्चित तौर पे बराड़ी प्रखंड का ये जो चार स्वास्थ्य केंद्र है इसको बेहतर किया जाना आवश्यक है, ताकि कोरोना काल में जो है मरीजों को और एक बड़ी आबादी उस प्रखंड के जिन लोगों की बड़ी आबादी को उस स्वास्थ्य केंद्र का लाभ मिल सके। रितेश रंजन, कशिश न्यूज़, कटिहार। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी ग्राउंड जीरो से हमारी एक खास ग्राउंड जीरो से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वो खबर जो आम लोगों से जुड़ी हुई है, जिसका आम लोगों के जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए ये खास खबर। अभी हम मौजूद हैं नगर परिषद कार्यालय में। एक तो देश में कोरोना महामारी चल रहा है, लोग कोरोना का दंश झेल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बरसात आ गई है। उसके बावजूद बाढ़ में जो है नगर परिषद के सफाई कर्मी जो हैं लगभग 5-7 दिन से जो है हड़ताल पर चले गए हैं। इससे बाढ़ में कूड़ों कचरों का अंबार लग गया है। पूरे शहर जो है वो नरक में तब्दील हो गया है, क्योंकि कूड़ों कचरों से लोगों का कहना है कि आने जाने में दुर्गंध आती है। वहीं आसपास के जो व्यवसायी हैं उनका भी कहना है कि ये कूड़े कचरे से हमारे व्यवसायी पर प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि ग्राहक जो है वो सामान खरीदने के लिए दुकान पर नहीं आ रहे हैं। इसको लेकर के जो है लोगों में काफ़ी परेशानी हो रही है। लगभग बाढ़ के 2700 बाढ़ में यही स्थिति है कि शहर का जो बाढ़ है, नगर है, वो नरक में तब्दील हो गया है। वहीं हड़ताल का वजह क्या है जिसकी तो स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि सफाई कर्मी का ये आरोप है कि नगर परिषद के प्रधान लिपिक द्वारा जो है उन्हें 34 शब्द कहकर गाली गलौज किया गया। इसको लेकर के वो लोग हड़ताल पर चले गए। वजह साफ है, इनकी मांग तो जितनी भी है सब असंवैधानिक है। अब असंवैधानिक का मतलब क्या है? इनको चाहिए जो हमारे मानदेय हैं या डेली वेजेस के कर्मचारी हैं 600 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मांगते हैं, जबकि हम लोग श्रम संसाधन के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं 372 रुपया प्रतिदिन। दूसरी बात, इनको नियमित नौकरी चाहिए, हम लोग नियमित करने के लिए कहाँ से प्राधिकृत हैं भाई। तीसरी बात, इनको 7वां वेतन चाहिए, जो नियमित है 17 कर्मचारियों को 7वां वेतन चाहिए, जो हम लोग किसी भी दृष्टिकोण से नियम नहीं करता है कि आप इसको दे सकते हैं। तो ये सारी असंवैधानिक मांग है, लेकिन इसके संबंध में कोई लिख के इन्होंने नहीं दिया है। आज तक कोई लिखित मांग इन्होंने नहीं दिया। अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से के समक्ष उनके नेतृत्व में हम लोगों ने 8/1/2021 को एक समझौता किया था कि भविष्य में हड़ताल नहीं करेंगे और जो भी मांगे होंगी 15 दिन पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी और अध्यक्ष को देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिया और अचानक हड़ताल पर चले गए। तो इस तरह से असंवैधानिक जो मांगे हैं उसका मांग को हम लोग नहीं मांग सकते, विभाग अलाउ नहीं करता है। हम लोग भी कहीं से गाइडेड हैं और हम लोग जो नियम कहेगा वही काम करेंगे। शहर में कूड़ों कचरा का अंबार है, सफाई कर्मी हड़ताल पर, क्या वजह है? वजह उन लोगों का गैर जिम्मेदाराना और असंवैधानिक हड़ताल। मतलब क्या गैर जिम्मेदाराना या गैर जिम्मेदाराना से संबंधित है कि उन्होंने बिना पूर्व सूचना के उन्होंने हड़ताल कर किया है, जबकि संवैधानिक दृष्टिकोण से कार्यालय को सूचना देनी चाहिए थी उनको 15 दिन को, लेकिन उन्होंने अभी तक कार्यालय को कोई सूचना नहीं दिया है सफाई कर्मचारियों ने। इसके लिए आपके कार्यालय द्वारा क्या किया? ये कार्यालय द्वारा उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। हम लोगों ने अनुमंडल पदाधिकारी को लिखा है, विभाग को भी लिखा है। अनुमंडल पदाधिकारी से सहयोग की अपेक्षा की गई है, जब मिल जाएगा तो हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। कब तक आशा है सर? जल्द ही उम्मीद है, आज से कल तक हो जानी चाहिए।
अभी कोरोना काल भी चल रहा है, बरसात भी आ गया है, तो इससे गंदगी का हमारे ये सिर्फ यहाँ के लोगों का भी जिम्मेवारी बनती है कि ये हड़ताल को समाप्त करवाने में सहयोग करें। आप पत्रकार लोगों का भी, मीडिया वालों को भी ये चाहिए कि वो सहयोग करें। प्रशासनिक सहयोग को मिलने की अपेक्षा है, आप लोग सहयोग करें, सकारात्मक पत्रकारिता करते हुए सहयोग करें, यही अपेक्षा आप लोग। वही नगर परिषद के एसपी और नगर अध्यक्ष का कहना है कि ये सफाई कर्मी जो है इनका मांग जो है वो असंवैधानिक है। इसको लेकर के ये लोग हड़ताल पर गए हुए हैं। बराबर जो है सफाई कर्मी जो है किसी न किसी वजह से हड़ताल पर चले जाते हैं। नगर अध्यक्ष राजीव कुमार सिन्हा का कहना है कि जनवरी माह में एसडीओ के समक्ष जो है सफाई कर्मी और नगर परिषद कर्मियों के बीच जो है एक समझौता हुआ था। उसके बाद इन लोगों ने समझौते में कहा था कि अब हम लोग कभी हड़ताल नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी ये लोग हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे बाढ़ शहर की स्थिति जो है वो नारकीय बनी हुई है। वहीं नगर परिषद के जो अधिकारी हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि ये सफाई कर्मी जो है इनका मांग असंवैधानिक है, क्योंकि हम लोग 372 रुपये जो डेली वेजेज पे जो कर्मचारी है उनको मान दे देते हैं, जबकि सफाई कर्मी का कहना है कि हमें 600 रुपया प्रत्येक दिन दिया जाए मजदूरी। वहीं नियमित करने की बात भी जो है वो सफाई कर्मी द्वारा कही जा रही है, जबकि नगर परिषद के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि नियमित करने का अधिकार हम लोगों को नहीं है, क्योंकि 17 जो हैं सफाई कर्मी वो यहाँ काम करते हैं तो नियमित रूप से है। इसके अलावा इन लोगों का ये भी मांग है कि उन्हें 7वां वेतन दिया जाए, जो कि नगर परिषद के लिए देना संभव नहीं है। विभाग को भी इन लोगों ने इसकी सूचना दी है और लगातार ये सफाई कर्मी जो है वो कभी न कभी बेवजह जो है हड़ताल पर चले जाते हैं, जिससे शहर की स्थिति जो है वो दयनीय बनी हुई है। वहीं सफाई के बाबत में जब हमने नगर परिषद के अधिकारी और अध्यक्ष से जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि इसके लिए नगर परिषद द्वारा जो है वो टेंडर कराया जा रहा है और एनजीओ के द्वारा जो है वो साफ़ सफाई करवाई जाएगी और विगत कुछ दिनों के अंदर यानी 2-4 दिनों के अंदर जो है ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, जिससे नगर को साफ़ सफाई में सुविधा हो और लोगों को जो है सफाई से राहत मिल सके। इसके अलावा बता दूं कि ये बरसात का मौसम है और जल जमाव भी यहाँ का एक प्रमुख समस्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बाढ़ हैं जहाँ जल जमाव होते हैं, जल की निकासी नहीं हो पाती है, क्योंकि जल निकलने के लिए यहाँ कोई वैसा सुविधा जो है वो नहीं है। इसको लेकर के भी लोग जो है ये बरसात आने तक यहाँ जो है काफ़ी कष्ट झेलते हैं और महसूस करते हैं। तो एक तरफ जो है सफाई कर्मी नगर परिषद पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरे तरफ जो है नगर परिषद के अधिकारी जो है वो सफाई कर्मी पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है। लेकिन नगर परिषद के अधिकारी का कहना है कि इस बाबत हमने अपने विभाग को भी लिखित पत्र दिया है और मंडल पदाधिकारी को भी इसके बारे में अवगत कराया गया है। वहीं मंडल पदाधिकारी द्वारा भी एक चिट्ठी निकाली गई है कि जो सफाई कर्मी जिनको एनजीओ के द्वारा यहाँ बाहर किया जाएगा उसको पुलिस सुरक्षा दिया जाए, ताकि ये लोग आसानी से यहाँ सफाई कर सके और शहर को सुंदर बन सके। बाढ़ से कशिश के लिए अजय कुमार मिश्रा। सीतापुर थाना के और टीवी वर्मा कॉलेज के पास में मतलब एक जो है कि एक व्यक्ति का शव मिला है। हालांकि शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है, लेकिन घटना की खबर सुनते ही शिकारपुर पुलिस वहां पे पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। बताया जाता है कि यहाँ पे चौहान हेल्थ केयर क्लिनिक जो चलता है उससे 100 मीटर की दूरी पर ही व्यक्ति का हत्या की गई थी। वही थाना अध्यक्ष ने बताया कि ये जो हत्या हुई है इसको मतलब बेरहमी से पीट कर इसकी हत्या कर दी गई है। कशिश न्यूज़ में नरकटिया से अजय पांडे। राजनगर थाना क्षेत्र के तुलसी पट्टी गांव में मॉब लिंचिंग की घटना घटी है, जिसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है एक 17-18 वर्षीय युवक की बुरी तरह से भीड़ पिटाई कर रही है। भीड़ के हाथ में
लाठी डंडे कई तरह के हथियार भी मौजूद हैं। उसी में एक महिला की भीड़ से चीख निकल रही है, मर गया मर गया मर गया। युवक से और उसके परिजनों से जब पड़ताल की गई तो उसके परिजन उसके पिता ने बताया कि इसकी पुरानी रंजिश को लेकर के बुरी तरह से दर्जन से ज्यादा लोगों ने कल शाम में मारपीट किया। उसकी सूचना मिलने पर पिता पहुंचे, लेकिन विकलांग पिता अपने पुत्र को बचाने में लाचार साबित हुए। जो महिला लोग चिल्ला रही थी मर गया, उसी महिला के चिल्लाने के बाद जो है सो भीड़ वहां से भाग निकली, जिसके बाद जो है सो युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। गेहूँ पिसाने जा रहे थे, कुछ पता नहीं था, वहाँ पर पिसा रहे थे, वहाँ पर 5-6 लड़का से पहुँचा, वहाँ पे आदमी सब नाम को जब खून करने लगा, सबको तो लड़का मिल गया है, इसको उठा लो, इसको जान से मार दो। जो नहीं साथी संगी में है ये लोग, साथी संगी में था तो होता ही रहता है साथी संगत में, क्या हुआ नहीं हुआ वो तो भगवान जाने। इस युवक की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। नगर थाना पुलिस जो है युवक से बयान दर्ज करने में जुटी हुई है। अब पुलिस को यह देखना होगा कि आखिर भीड़ में जो लोग शामिल थे उन्होंने जो है आपसी रंजिश में कानून को क्यों हाथ में लिया, कैसे हाथ में लिया। ऐसे लोगों को दंडित पुलिस कब करती है और कब गिरफ्तार करके जेल के शिकंजों के पीछे कैद करती है। मधुबनी से कशिश न्यूज के लिए कुमार गौरव की रिपोर्ट। 7 जून को मैरवा में हुए स्वर्ण व्यवसायी नवनीत की हत्या मामले को लेकर सिवान पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। सीधे हम बात करते हैं सिवान के जो पुलिस कप्तान हैं अभिनव कुमार, उनसे सीधे बात कर लेते हैं और जानते हैं क्या कुछ खुलासा हुआ है और क्या कुछ उसमें कौन कौन से लोग गिरफ्तार हुए हैं। सीधे तौर पे हम सर से बात कर लेते हैं। सर, तो जो 7 जून को जो मर्डर की घटना हुई थी और जिसमें स्वर्ण व्यवसायी को चाकू के द्वारा गोद को मार दिया गया था, तो इसमें जो अनुसंधान में ये आया है कि अपराध कर्मियों द्वारा लूटने का प्रयास था, प्रयास में विफल रहने पे हत्या कर दी गई। अनुसंधान में 3 में जो आए तथ्य हैं उसके आधार पे 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कि एक मृतक के अपने रिलेटिव, उनका भतीजा और उनके 2 साथी, तीनों ने अपनी घटना में संलिप्तता स्वीकार की है। और जो घटना में प्रयुक्त जो चाकू जिससे कि घटना किया गया था वो भी हम लोग को बरामद हुआ है। अभी तक का अनुसंधान ये है और आगे के विषय पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। सर, उनके परिजनों द्वारा मामला जो दर्ज कराया गया था वो घर के ही कुछ सदस्य वगैरह हैं, फिर ये कैसे लोग जो थे जो गिरफ्तार हुए, ये कौन लोग? गिरफ्तार जो अन्य 2 हैं, एक तो मृतक के अपने भतीजा हैं जो बगल में ही दुकान चलाते हैं, और बाकी के जो एक्यूज हैं वो उनके अपने दोस्त हैं। तो आपस में उनके बीच बातचीत हुई, पैसे की जरूरत महसूस हुई, तो तीनों ने मिल के जो उनका भतीजा था उन्होंने रेकी करने का कार्य किया और बाकी के 2 लोगों ने घटना कारित की। इसमें अभी भी अनुसंधान चलना कि कोई और भी सम्मिलित तो नहीं था, तो हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। जिले के पुलिस कप्तान थे अभिनव कुमार जी ने साफ तौर पर कहा है कि 3 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। खुद का जो स्वर्ण व्यवसायी नवनीत है उसका खुद का भतीजा, और हत्या के पीछे सिर्फ एक ही मंशा थी, क्योंकि नशे की लत थी उस युवक को, भतीजे को, और कुछ पैसे वगैरह के लालच में ही इस तरह की घटना किया है और अपने चाचा की हत्या उसने की है अपने साथियों के साथ मिलकर। पुलिस ने भी 1 सप्ताह के अंदर ही ये डिटेक्ट कर लिया है, उन अपराधियों को भी पकड़ लिया है। एक बड़ी राहत है। और एक जो जिले के पुलिस कप्तान हैं अभिनव कुमार जी और उनके टीम के द्वारा ये जो काम किया गया है बहुत ही सराहनीय कदम हुआ है, क्योंकि 1 सप्ताह के अंदर इस तरह का जो मामला है वो पहली बार ये हमें लगता है, क्योंकि अब तक के जो भी केसेस देखे हैं मैंने, ये पहला बार है कि 1 सप्ताह के अंदर ही हत्यारा को डिटेक्ट कर लिया गया है, हत्यारा पकड़ा गया है और जेल भेजा जा रहा है। कैमरामैन पौरुष कुमार के साथ निरंजन कुमार, कशिश न्यूज, सिवान। इसके साथ इस ग्राउंड जीरो में